हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6। ये एडिटोरिया के वॉल्यूम 2 बुक से लिया गया है। इससे पहले के ऑलरेडी सेट अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीत शर्मा। इससे पहले थे बीके यादव। बीके यादव के बदले में अब सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जो है वो राजकमल झा को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकमल झा। उनके एक उपन्यास थी जिसका नाम था द सिटी एंड द सी। इसी पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और यह जो उपन्यास था द सिटी एंड द सी वह निर्भया कांड पर आधारित था। नेक्स्ट हमारा यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 131। वहीं अगर हम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है नाइजर। यूएनडीपी की अगर आप बात करते हैं तो यूएनडीपी की स्थापना जो है वो 1965 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो यह जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बन रहा है, जो कि 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा परियोजना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो दलहन, सोयाबीन, हीरा और तांबा के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक द टाइटल ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो द पुस्तक टाइटल ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। और इस पुस्तक का जो मेन उद्देश्य है लिखने का वो ये है कि मानव में खुशियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है। तो देखिए यह बिहार के राजगीर में बनाया गया है, जो कि 6 फुट चौड़ा और 85 फुट लंबा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। एक चीज और याद रखिएगा, राजगीर में 5वां धर्म सम्मेलन 2020 भी आयोजित किया गया था। यहाँ तो पूछ रहा है दूसरा पुल, तो पहला पुल कहाँ है। तो पहला पुल जो है वो सिक्किम में पेलिंग में बनाया गया है और तीसरा अब बनाया जा रहा है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वानी योजना का संबंध किससे है। पीएम वानी योजना की अगर आप बात कीजिएगा तो ये योजना में यह कहा गया है कि इस योजना के माध्यम से देश के जो सभी सार्वजनिक स्थानों हैं वहां पे वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई सुविधा से। यह जो पीएम वानी योजना है इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो यह सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन को लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को का जन्म दिवस कब था। तो 23 जनवरी को। तो अब 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? अब 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। एक चीज याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हो, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारा दिया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है वह गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यह जो है वो मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट हमारा कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय रेसर कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है जेहान दारूवाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेहान दारूवाला।
नेक्स्ट हमारा कि किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 मई। वहीं अगर हम लोग 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करते हैं तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह एक अमेरिका की कवित्री हैं जिनका नाम है लुइस ग्लिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज याद रखिएगा, इनको जो है वो 1993 में पुलित्जर पुरस्कार और 2014 में नेशनल बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यह जो है वो 19वां एशियाई खेल होगा जिसका आयोजन जो है वो हांगझोउ चाइना में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा होगा, ये 19वां संस्करण होगा एशियाई खेल का। वहीं अगर आपसे कोई पूछ दे कि 20वां संस्करण जो कि 2026 में होगा वो कहाँ होगा, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा नागोया जापान में होगा। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास जो है एक युद्ध अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और अमेरिका। भारत अमेरिका की बात करते हैं तो भारत अमेरिका से और याद रखिएगा टाइगर ट्रंप, ब्रज प्रहार, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश से याद रखिएगा संप्रीति। वहीं अगर हम भारत और जापान की बात करते हैं तो याद रखिएगा जिमैक्स, धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री। और अगर भारत और सिंगापुर की बात करते हैं तो याद रखिएगा सिम्बैक्स। नेक्स्ट हमारा कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है। तो बजट 2021-22 में 75 वर्ष से अधिक की उम्र के नागरिकों को छूट प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष। एक चीज़ याद रखिएगा, बजट 2021-22 और आर्थिक सर्वेक्षण ये दोनों जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो बजट 2021-22 और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसे देख लीजिए। अगर हम बजट 2021-22 की बात करते हैं तो कुछ इससे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो याद रखना होगा आपको। जैसे कि बीमा क्षेत्र में जो FDI है उसको 49% से बढ़ाकर अब 74% करने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड रेल मार्गों का पूरा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 5 प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र की विकास की घोषणा की गई है। 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। गोवा सरकार को पुर्तगाल से राज्य की मुक्ति के जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजट 2021-22 में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यह कहाँ किया जाएगा, ये सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। वहीं अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1971 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसके साथ किया है, ये अमेरिका के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। हमें देखिए अभी अक्टूबर 2020 की बात है जब भारत और अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था और उसी दौरान दोनों देशों के मध्य BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट समझौता हुआ था। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए डॉक्टर बी शांता की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो वो एक बहुत अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट थे। तो इनका जो संबंध है वो चिकित्सा से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा। डॉक्टर बी शांता को 1986 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है। तो कलरव जो है वो जमुई के नागी नकटी पक्षी बिहार में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जमुई। और इस जो पक्षी महोत्सव कलरव का जो उद्देश्य था वो था लोगों को पक्षियों के बारे में और ज़्यादा जागरूक करना।
नेक्स्ट हमारा S-400 क्या है, तो यह क्या है, यह एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, जो कि भारत जो है वो रसिया से लिया है। नेक्स्ट है हमारा US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। देखिए यहाँ बात कर रहा है महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो नाओमी ओसाका जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। और यह जो है वो बेलारूस की विक्टोरिया ओंजरेका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि पुरुष एकल विजेता कौन है, तो उनका नाम है डोमिनिक थिएम। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो यह जो है वो सऊदी अरब की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो था वो 15वां G20 शिखर सम्मेलन था, जो कि वर्चुअल हुआ था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो 16वां जो होगा वो 2021 में इटली में, 17वां जो होगा वो 2022 में इंडोनेशिया में, और 18वां जो है वो 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो भारत का पहला राज्य जो है वो बन गया है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल से याद रखिएगा, केरल जो है वो एक नमथ बसई कार्यक्रम और वन स्कूल वन IS योजना भी चला रहा है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो यह किया गया है 2022 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। नेक्स्ट हमारा भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो यह बन गया है पुडुचेरी हवाई अड्डा, जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। देखिए जब हाइड्रोजन जो है वो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब से जब वो रिएक्ट करता है, मतलब अभिक्रिया करता है, तो इसके यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है, और उसी बंधन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंधन के नाम से जानते हैं। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, जो HF है, H2O है, NH3 है, HCN है, ये सब में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, लेकिन H2S हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये सब में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। नेक्स्ट हमारा लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है, तो लूनर कास्टिक के नाम से सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट यानी इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो होगा AgNO3, और इसका उपयोग जो है वो मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाए जाने वाली स्याही को बनाने में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं तो AgCl, और सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं तो AgI। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो है क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, और यह एक येलो ग्रीन गैस होता है किसी भी रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीनोकाइट किसका यस्क है, तो यह किसका यस्क है, यह कैंडियम का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडियम। कैंडियम से याद रखिएगा, कैंडियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, और भारत में अगर बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं, तो गन मेटल मिश्र धातु में गन मेटल की अगर बात करते हैं तो इसमें तांबा लगभग 88%, टीन लगभग 8 से 10%, और जिंक लगभग 2 से 4% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, जिंक और टीन। नेक्स्ट हमारा कि किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग जो है वो गहरा नीला हो जाता है, तो यह कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देने से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट ऑक्साइड, और इसका उपयोग जो है वो सेरेमिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है, तो यूरोपा की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, अल्मीथिया हो गया, गैनीमेड हो गया, ये सब जो है वो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और जुपिटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं तो मंगल यानी मार्स से याद रखिएगा, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसका लाल रंग जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव जो है वो पृथ्वी के समान होता है।
वहीं अगर हम लोग शनि की बात करते हैं तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका घनत्व जो है वो सभी ग्रहों और जल से भी कम होता है, यानी कि इसे जब आप जल में रखिएगा तो यह तैरने लगेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। वहीं अगर हम लोग अरुण ग्रह यानी यूरेनस की बात करते हैं तो यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज जो है वो 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था और इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि शरद विषुव की स्थिति कब होगी। देखिए शरद विषुव की स्थिति जो है वो 23 सितंबर को होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सर्वत्र दिन और रात की अवधि जो है वो बराबर होती है। दिन व रात की अवधि के बराबर रहने पर ऋतु के समानता के कारण इसे विषुव या समरात दिन कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव की स्थिति होती है और 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। नेक्स्ट है हमारा कि मयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो मयाना ज्वालामुखी जो है, मयाना हो गया, माउंट ताल हो गया, माउंट पिंटूबो हो गया, ये सब जो है वो कहाँ स्थित है, ये सब जो है वो फिलीपींस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। फिलीपींस की अगर बात करते हैं तो यह एक एशिया का देश है जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है वो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो यह कौन सी जल संधि जोड़ती है, मलक्का जल संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलक्का जल संधि। वहीं अगर हम लोग सूडा जल संधि की बात करते हैं तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को, युकाटन जल संधि को बात करते हैं तो ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को, और अगर पाक जल संधि की बात करते हैं तो पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो कोलोराडो नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। देखिए प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा पेरुवियन धारा है, कैलिफोर्निया धारा भी है, क्यूराइल जलधारा भी है, अलास्का की धारा नहीं है, क्योंकि अलास्का की धारा की अगर बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। देखिए जलधाराओं की अगर आप बात कीजिएगा तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा क्या होता है। गर्म जलधारा की अगर बात करते हैं तो निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और अपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जो जलधारा है उसको गर्म जलधारा कहते हैं। और वहीं अगर हम लोग ठंडी जलधारा की बात करते हैं तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए भारतीय मानक समय रेखा की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा 82 डिग्री 30 मिनट, ये पूर्वी देशांतर रेखा है, इसी को भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह मानक रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट हमारा भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। देखिए भारतीय मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ मुख्य भूमि का पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, तो वो है केप कॉमेरिन, जो कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट की, तो यह भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल जो है वो राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए पश्चिम बंगाल राज्य की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है, पहला भूटान, दूसरा नेपाल और तीसरा बांग्लादेश। यहाँ पूछ रहा किसके साथ नहीं लगती है, तो म्यांमार के साथ नहीं लगेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। देखिए म्यांमार की अगर बात करते हैं तो भारत और म्यांमार जो है वो लगभग 1643 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। और म्यांमार से जो टच होने वाले राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। वहीं अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और भारत के कुल 16 राज्य जो है वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है हमारा मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो मुलिंगला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड से और याद रखिएगा लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। वहीं अगर हम लोग सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम से याद रखिएगा नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, ये सब जो है वो सिक्किम में है। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर से याद रखिएगा तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है।
नेक्स्ट हमारा टोन्स किस नदी की सहायक नदी है। देखिए टोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह यमुना की सहायक नदी है। देखिए चंबल हो गया, बेतवा हो गया, हिंडन हो गया, रिहंद हो गया, ये सब जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना की अगर उद्गम की बात करते हैं तो यमुना का जो उद्गम है वो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है। नेक्स्ट है हमारा कि दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दुग्धधारा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से याद रखिएगा दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार, ये सब जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से है। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है और यह रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है हमारा निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है। तो देखिए निमाड़ी हो गया, गिर हो गया, साहिवाल हो गया, मालवी हो गया, जर्सी है, पोवार है, ये सब गाय की नस्लें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय की नस्लें। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का जो अंश है वो सर्वाधिक होता है। लोहे का अंश सर्वाधिक किस में होगा, मैग्नेटाइट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। इसमें लगभग 72% तक लोहा होता है। हेमेटाइट की अगर बात करते हैं तो इसमें 60 से 70% तक होता है। लिमोनाइट की अगर बात करते हैं तो इसमें 40 से 60% तक, और सीडेराइट में लगभग 40% तक लोहे का अंश होता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में कौन सा राज्य जो है वो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ऊन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा यह चांदी और कच्चा तेल का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से याद रखिएगा गुजरात जो है वो मूंगफली उत्पादन और कपास उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा शक्ति की बीमा क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि का तारतम्य जो है वो निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य यानी कि पिच जो है वो उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। देखिए अगर हम लोग पिच की बात करते हैं तो पिच जो है वो ध्वनि का वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर कोई ध्वनि जो है वो पतली और मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि की अगर बात करते हैं तो उसका तारतम्य जो है वो अधिक होती है और मोटी ध्वनि का तारतम्य जो है वो कम होता है। नेक्स्ट हमारा कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का यूज जो है वो सोडियम परावर्तक लैंप में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण से और भी चीज़ याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो है वो प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा और सीधा एवं आभासी बनता है। नेक्स्ट हमारा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग जो है वो अंदर की ओर होता है। तब आप लोगों ने एक याद किया होगा भिबजॉर। तो अंदर की ओर और बाहर की ओर वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष की अगर बात करते हैं तो बैगनी रंग जो होगा वो अंदर होगा और लाल रंग जो होगा वो बाहर होगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसा तरंग जिसका जो तरंगधर परिसर है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो एक्स किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें। एक्स किरणें की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता जो है वो रॉन्टजन है। इसका आवृत्ति परिसर जो है वो 10⁸ से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है और इसका जो तरंगधर परिसर होता है वो 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर तक होता है। और एक्स किरणों का जो उपयोग है वो चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो दृश्य विकिरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका खोज जो है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। नेक्स्ट है हमारा संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट की अगर बात करते हैं तो उसमें केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्य।
नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। तो ये संविधान के भाग 3 को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भाग 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का विवरण किया गया है। वहीं अगर हम लोग भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, इसमें नीति निर्देशक तत्व का विवरण किया गया है। भाग 4 के क की अगर बात करते हैं तो इसमें 51 क अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है और भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें संघ का चर्चा किया गया है जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। नेक्स्ट हमारा संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है। तो संसदीय प्रणाली की अगर बात करते हैं तो यह शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है वो 1962 में भारत के द्वारा ही जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। शून्यकाल की बात करते हैं तो शून्यकाल एक ऐसा काल है जिसमें संसद जो है के जितने भी सदस्य जो होंगे वो बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं और शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था। तो राजमन्नार समिति का गठन जो है वो 1970 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में किया गया है। यह जो समिति था वो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए गठित किया गया था। केंद्र राज्य संबंधियों की अगर आप लोग बात करते हैं या शक्तियों के बंटवारों की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लागू हुआ है। कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का जो विवरण है वो अनुच्छेद 352 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है। तो द्वितीय पिछड़ा आयोग का जो गठन है वो बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ है। जब 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा संसद की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि के लिए संसद की सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है। तो सदन उसका पद जो है वो रिक्त घोषित कर सकता है। तो यदि कोई संसद सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन जो है वो उसका पद जो है वो रिक्त घोषित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 60 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249 के तहत। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 248 की बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि विधि निर्माण संबंधी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में निहित है। नेक्स्ट हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति के द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया है किसके द्वारा? लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीकांत झा समिति। वहीं अगर हम लोग रंगराजन समिति की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो भुगतान संतुलन से है। और बिमल जलान समिति की बात करते हैं तो नए बैंकों के परमिट के लिए जो प्राप्त आवेदन थे उनके समीक्षा के उद्देश्य से बिमल जलान समिति जो है वो गठित की गई थी। नेक्स्ट हमारा भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था। तो भारत में जो पहली बार जेंडर बजट है वो 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005-06। देखिए बजट की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारत में बजट प्रणाली का शुरुआत का श्रेय जो है वो वायसराय केनिंग को जाता है। बजट प्रणाली का जो संस्थापक था वो था जेम्स विल्सन और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे वो हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक आयामों में शामिल नहीं है। देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर को देखा जाता है, लेकिन इसमें खुशहाली का कोई जिक्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुशहाली। नेक्स्ट हमारा अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सेवाओं का निर्यात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात।
नेक्स्ट हमारा शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जो है वो बाल विवाह से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। देखिए ये बात है 1930 की, जब डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून यानी कि शारदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम सीमा थी वो 14 वर्ष रखी गई और लड़कों की जो है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट हमारा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, उसमें हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906। वहीं अगर हम लोग सूरत अधिवेशन 1907 की बात करते हैं तो अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। वहीं अगर हम लोग लाहौर 1909 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लाहौर 1929 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट हमारा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1940। और इस आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट हमारा त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए त्रिपुरी संकट की बात करते हैं, जब 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता होती है, अधिवेशन होता है, जब सुभाष चंद्र बोस उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद बनते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो यह जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में पाया जाता है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वहीं अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। वहीं अगर हम लोग सामवेद की बात करते हैं तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर जो गाने जाने वाले मंत्र हैं उसका संकलन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि कथा साहित्य सागर के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे सोमदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमदेव। और इस रचना से मौर्य काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है? देखिए घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो कालीबंगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। और इसकी जो तत्काल स्थिति है वो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। वही अगर हम लोग चहुंदाड़ो की बात करते हैं तो यह सिंधु नदी के किनारे है। बनावली की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सरस्वती नदी के किनारे है। और धौलावीरा की अगर बात करते हैं तो यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा उदयीन किस वंश का शासक था? तो उदयीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हर्यक वंश का शासक था और इसने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। यह जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हर्यक वंश। एक चीज़ याद रखिएगा उदयीन से, उदयीन जो है वो गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की भी स्थापना किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्यक वंश की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे बिंबिसार और राजधानी थी राजगिरी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। शिशुनाग की वंश की संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद और राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हमारा कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? देखिए गुप्त संवत की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम से याद रखिएगा यह गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था और यह जो है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 में। साथ ही साथ कुतुब मीनार का नींव भी डाला था। इसने दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था। यह जो है वो लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था।
नेक्स्ट है हमारा दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था। दीवाने आरिज नामक जो सैन्य विभाग है इसका गठन जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। बलबन से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो था वो 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। इसने सिरी नामक एक नया नगर भी बसाया था। इसने सिजदा एवं पबौस प्रथा की शुरुआत किया था। नौरोज उत्सव प्रारंभ करवाया था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश किया था और अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नेक्स्ट हमारा तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो तारीख़ फिरोजशाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी। देखिए फिरोजशाही से कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक है फतुहात फिरोजशाही जो कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष की गई है। तो सांप्रदायिक पंचांग की जो घोषणा है वो 1932 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1932। देखिए ये बात है अगस्त 1932 की, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग यानी कॉम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक निर्णय यानी मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध 1707 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1707। 1707 से याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु भी 1707 में हुई थी। खेड़ा का युद्ध जो है वो 1707 में साहू और ताराबाई के बीच हुआ था और इस युद्ध में साहू की जो है वो जीत हुई थी। देखिए यहाँ पूछ रहा खेड़ा का युद्ध, कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है पाल खेड़ा का युद्ध। तो पाल खेड़ा का जो युद्ध है वो 1728 में होता है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। तो यह किस में होता है, यह अमीबा में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमीबा में। नेक्स्ट हमारा सरसों किस कुल का पौधा है। तो सरसों जो हो गया वो कुसीफेरी कुल का पौधा है। कुसीफेरी कुल के कुछ और पौधे याद रखिएगा, जैसे मूली हो गया, सलजम हो गया, ये सब जो है वो कुसीफेरी कुल का पौधा है। नेक्स्ट हमारा क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु क्या है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। नेक्स्ट हमारा कि त्रिबलनी कपाट पाया जाता है। तो यह जो है वो दाएं आलिंद और एवं दाएं निलय के बीच पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मस्तिष्क का वह कौन सा भाग जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। तो यह कौन करता है, यह सेरेबेलम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं तो सेरेब्रम से याद रखिएगा, यह स्मृति, इच्छा शक्ति एवं चिंतन का केंद्र होता है और यह जो है वो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। वहीं अगर हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये सब का केंद्र जो है वो हाइपोथैलेमस होता है। मेरुज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग होता है और इसका मुख्य कार्य जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट हमारा कि पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो पायरिडॉक्सिन जो है वो B6 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6। वहीं अगर हम लोग विटामिन B3 की बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम है नियोसिन। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन B7 का केमिकल नाम है बायोटिन। नेक्स्ट हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। तो यह किसके द्वारा, यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। इसके द्वारा और भी कुछ हुआ है जो याद रखिएगा, जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात कीजिएगा तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं और फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो थे वो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे। वहीं अगर हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा के द्वारा कुछ किए गए कार्य भी याद रखिएगा, जैसे इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था,
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया था और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो यह जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं तो आयरलैंड से याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है नीति निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। वहीं अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इससे लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और अगर हम लोग कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा संघात्मक विशेषताएं, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति जो है वो जनरली प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह जो है वो लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है और यह लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो यह कहाँ की राजधानी है? यह है कोस्टारिका की राजधानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोस्टारिका। वहीं अगर हम लोग होंडुरास की अगर राजधानी की बात करते हैं तो है तेगुसिगल्पा और अगर प्यूर्टो की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है सैन जुआन और जमैका की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है किंगस्टन। नेक्स्ट हमारा दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मिजोरम में स्थित है और यहाँ से एक और याद रखिएगा थोरा टालांग वन्यजीव अभ्यारण्य भी जो है वो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की अगर बात करते हैं तो यहाँ का कैपिटल है आइजोल, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू की। तो भारत सरकार जो है वो वन संरक्षण नीति 1952 में लागू किया गया था जिसे फिर बाद में 1988 में संशोधित किया गया। देखिए वन की जैसे ही बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आई थी उसमें देश में जो कुल वनावरण है वो 21.67% है, देश में जो कुल वृक्षावरण है वो 2.89% है और कभी कभी पूछ देता है कि वनावरण और वृक्षावरण दोनों कितना है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24.56%। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ से याद रखिएगा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। जिनेवा में बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये सब का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा शास्त्रीय निम्न में से किस राज्य की सांस्कृतिक नृत्य शैली है? तो यह जो है वो आसाम की सांस्कृतिक नृत्य शैली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट हमारा कि डेनमार्क की संसद निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो डेनमार्क की संसद जो है वो द फोकटिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलकेटिंग। वहीं अगर हम लोग नेसेट की बात करते हैं तो द नेसेट जो है वो इजराइल का संसद है, ठीक है। पीपुल्स असेंबली की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीपुल्स असेंबली जो है वो मिस्र के संसद को कहा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, पीपुल्स असेंबली पूछेगा तो मिस्र की संसद, पीपुल्स कांग्रेस पूछेगा तो चाइना और रसिया के संसद, और नेशनल कांग्रेस पूछेगा तो अर्जेंटीना और मॉरिशस का, ठीक है, और सिर्फ कांग्रेस पूछेगा तब अमेरिका का संसद। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोगों ने एक घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया है जो डेली रात को 9 बजे अवेलेबल होता है, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। तो रात को 9 बजे वो वीडियो में ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।